सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सीआर जिसको कहते हैं। सो कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें मैं अगर बायर हूँ और सामने वाला सेलर है, सर्विस सेल कर रहा है, तो दोस्तों एज अ बायर जो है, मैं सेलर को जो सारी कॉस्ट जो है काम की जो भी कॉस्ट होगी या कंपनसेशन होगी वो तो पे करूँगा। उसके अलावा मैं एक फ़ी पे करूँगा जो कि उसमें ऐड होगी, और वो फ़ी जो है वो सेलर का प्रॉफिट होगा, बेसिकली जो प्रॉफिट उसने अर्न करा है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं जो कॉस्ट है, जो कंपनसेशन है, उसका कुछ परसेंट जो है मैं सेलर को दे रहा हूँ, तो वो भी मेरा जो हो सकता है सेलर्स प्रॉफिट हो सकता है, मतलब एडिशनल, एक एडिशनल फ़ी मैं उसको दे रहा हूँ। तो मान लो कि अगर जो सर्विस सेलर है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो मुझे जो है पेंट की सर्विसेज दे रहा है मान लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसको मान लो एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट है वो तो पे करूंगा ही, जो उसकी कंपनसेशन है वो तो पे करूंगा ही। लेकिन अगर मैं उसको ये बोल देता हूँ कि जो पेंट की कॉस्ट है, पेंट की जो कॉस्ट, पेंट भी आप ही लाओगे। ठीक है दोस्तों, पेंट भी आप ही लाओगे, अगर मैं उसको ये बोल देता हूँ, तो जो कंपनसेशन मैंने उसको दी उसमें पेंट की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, है ना दोस्तों, उसमें पेंट की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो उसमें वो प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब मैंने उसको जो है $5,000 दिए, मैंने उसको $5,000 दिए पेंट करने के। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मटेरियल वो लेके आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जब मटेरियल ला रहा है तो वो सस्ता मटेरियल लाए और उसमें जो प्रॉफिट बना ले वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें जो है स्कोप ऑफ वर्क जो है वो क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, और जो कॉस्ट है वो भी एस्टिमेट नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो मटेरियल कहाँ से लाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रिस्क होता है बायर के लिए, मतलब मेरे लिए रिस्क होगा, और क्योंकि टोटल कॉस्ट मुझे नहीं पता है, तो मैं इस वजह से जो है ज़्यादा कॉस्ट दूंगा उसको, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे कॉस्ट का पता चलेगा। सो अनसर्टेनिटी, कॉस्ट के ऊपर अनसर्टेनिटी की वजह से अ, मुझे इसको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, और जो इनवॉइस आएंगे सेलर की तरफ से उनको ऑडिट करना होगा। सो आइए दोस्तों, देखते हैं कि जो हमारे कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें हम अ, जो है उसको एक पर्टिकुलर फ़ी भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी मतलब अर्न कर रहा है वो। सो उसमें किस तरह के कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं। तो एक तो सिंपल होता है कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, सो हमारा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई भी फ़ी नहीं पे करते हम, सिर्फ जो है कॉस्ट ही पे करते हैं सेलर को। सो सेलर इज़ नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट, मतलब उसको कोई फ़ी या परसेंटेज नहीं दे रहे एक्चुअल कॉस्ट की। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ कॉस्ट ही दे रहे हैं उसको, उसके काम की। तो वो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर होता है हमारा एक ऐसा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ़ी भी होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो कॉस्ट तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो 20% ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, मतलब एक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिया हमने। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस फी। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट प्लस फी, सॉरी कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें हम एक फ़ी भी दे रहे हैं उसको, जो कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है। तो सी पी पी सी, सी पी पी सी, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। सो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ़ी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ये है कि मैं मल्टीपल सप्लायर से अगर, मतलब जो हमारा, सॉरी जो सामने वाला है, जो सेलर है या जो
कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कई सप्लायर से मटेरियल लेता है, मान लो रॉ मटेरियल, एक जगह उसको $50 का मिल रहा है, दूसरी जगह उसे $10 का मिल रहा है, तो किसको प्रेफर करेगा? वो $10 वाले को प्रेफर करेगा। तो इस तरह से जो है वो, नहीं मतलब उसको $10 का प्रेफर करना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन वो प्रेफर करता है $50 वाला, ज़्यादा कॉस्ट वाला सप्लायर। तो उससे क्या होगा, उससे क्या क्या उसको फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि उसने महंगा मटेरियल ले लिया और उसकी कॉस्ट जो है हम पे कर रहे हैं एज अ बायर। ठीक है, एज अ बायर हम पे कर रहे हैं। तो अब क्या है, उसको हम 20% दे रहे हैं ना एक्चुअल कॉस्ट का, जो कि हम उसको कंपनसेशन दे रहे हैं, उसका 20% उसको दे रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज बढ़ गई, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। सो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उसकी परसेंटेज भी उतनी ज़्यादा होगी। सो दोस्तों इस तरह से जो है वो बैड डील होगी हमारे लिए, बायर के लिए जो है बैड डील होगी। सो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि हम कॉस्ट दें प्लस फिक्स्ड फ़ी दें। मान लो फिक्स फ़ी $20,000 देते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया उसके बजाय। एक एक कॉस्ट या कंपनसेशन दी और फिर एक फिक्स्ड फीस दे दी उसको एज अ प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, और ये जो फीस का अमाउंट होता है, जो एक्स्ट्रा फीस देने वाले हम, वो कोई परसेंटेज नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है और वो पहले डिसाइड होती है, इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट हो। फिर दोस्तों आता है एक और कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉस्ट होती है प्लस इंसेंटिव फ़ी होती है। कॉस्ट होती है प्लस इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव कब होता है? जब वो परफॉर्म करता है। तो मान लो एक्चुअल कॉस्ट तो दे दी, ठीक है, और एक प्री डिटरमाइंड फ़ी जो है हमने उसको बता दी कि अगर आप ये वाला परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो तो आपको मिलेगा इतना पैसा। सो जो टोटल कॉस्ट होती है वो पहले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो सेलर है, he has to share in the savings or losses depending on whether the actual costs were lesser। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर जो सर्विस देने वाला है, एजेंसी है, उसकी जो एक्चुअल खर्चा है उसको काम करने का, वो अगर मान लो हमारा जो एस्टिमेट था, हमने जो एस्टिमेट की थी कॉस्ट की, इतनी कॉस्ट लगेगी, सो उससे अगर मान लो वो खर्चा कम हो गया है, एक्चुअल कॉस्ट कम हो गई है, मतलब सेविंग्स हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो सेविंग्स मतलब प्रॉफिट हुआ है, मतलब कम खर्चा लगा है, तो सेविंग्स पे जो है हम उसको प्रॉफिट देते हैं, सेविंग्स पे उसको प्रॉफिट देते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इस तरह से जो है, अगर मतलब जो वो काम कर रहा है और आगे मटेरियल ले रहा है और उसके बाद जो है अगर सेविंग्स हो जाती है, तो सेविंग्स हम उसको सेविंग्स के लिए जो है पे करते हैं। फिर हमारा होता है कॉस्ट सेविंग सिनारियो। तो सिनारियो क्या हो सकता है सेविंग का? जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल खर्चा आया वो कम आया है जितना हमने टारगेट किया था, एस्टिमेट किया था, तो जो फी उस सेलर को मिलेगी वो सेविंग की मिलेगी। ठीक है, इंसेंटिव फी जो मिलेगी वो सेविंग की मिलेगी। मतलब जो एजेंसी है उसको हमने एक कंपनसेशन देना है, हमने एस्टिमेट किया कि आपको देंगे $1,00,000। ठीक है, हमने एस्टिमेट किया आपको देंगे $1,00,000 लगेगा इस पे, $1,00,000 का काम होगा, लेकिन जो असली में काम होता है वो होता है सिर्फ $50,000 का। कितने का काम होता है? $50,000 का। तो बाकी जो $50,000 बचे हैं, मतलब $50,000 एक तरह से हमारे बच गए, एस्टिमेट से कम हुआ है तो $50,000 बच गए, तो हम उसको $50,000 की जो सेविंग हुई है उसकी एक परसेंटेज उसको दे देंगे उसका, मतलब पैसा बचाने के लिए जो है, कॉस्ट बचाने के लिए जो है हम उसको फ़ी प्रोवाइड कर देंगे।
तो ये आ जाता है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी में। और दोस्तों अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, ओवर रन हो जाती है, तो वो भी सेलर जो है शेयर करता है बायर के साथ। मतलब टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट हो गई तो उसको भी सेलर जो है उसमें शेयर होल्डर होता है। सो एक होता है हमारा कॉस्ट प्लस अवार्ड, अवार्ड फी देते हैं उसको। तो कॉस्ट तो दी हमने दी, जो भी कॉस्ट बनती है उसकी, जो भी कंपनसेशन बनता है, प्लस हमने उसको एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो है अवार्ड फी भी दे दी। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इंसेंटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो जो हमारा सेलर है वो जो है बेसिकली हमारे जो कंसर्न है उसको एड्रेस करता है। जैसे कि मान लो कॉस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो, उसकी परफॉर्मेंस, और स्केड्यूल के अंडर काम कर रहा है, और जो हमारा बजट के अंडर काम कर रहा है। सो दोस्तों अगर वो इन सब पे ठीक ठाक काम कर रहा है तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं या बोनस देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसको मोटिवेट करने के लिए, बेसिकली जो हमारा सेलर है उसको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स को, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को और स्केड्यूल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है तो हम उसको उसको क्या करते हैं, उसको बोनस अवार्ड करते हैं। तो जैसे मान लो कॉस्ट जो है उसने कम कॉस्ट में काम कर दिया या कम टाइम में काम कर दिया या हाई परफॉर्मेंस दिया उसने, तो सेलर को जो है हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, जो कि पहले से एग्रीड अपॉन होता है बायर के साथ, जो हमने उसके साथ पहले से एग्री किया होता है। सो फाइनली दोस्तों पेमेंट्स कैसे करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। तो उनको या तो जैसे जैसे हमारे खर्चे होते रहते हैं साथ साथ में हम जो है पेमेंट करते रहते हैं, या फिर जैसे पूरा काम कंप्लीट हो जाता है वो कर सकते हैं, पूरी पूरी पेमेंट कर सकते हैं काम खत्म होने के बाद। या फिर हमने एक स्केड्यूल बना रखा है कि इतना इतना काम कंप्लीट होगा तो इतनी पेमेंट होगी, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि फंड्स अवेलेबल हैं उनकी पेमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करने के लिए। सो दोस्तों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट टाइप की देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो उसका जो स्कोप है वो सबसे पहले डिफाइंड होता है, डिटेल्ड में डिफाइंड होता है, इसीलिए जो उसका कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होता है, और उसमें जो फ़ायदा होता है वो बायर का होता है, क्योंकि उसको रिस्क नहीं होता कोई भी। बायर को पता होता है कि ये प्राइस होगा एक्चुअल वर्क का, जो भी वर्क होगा उसका ये प्राइस होगा। और डिसएडवांटेज पहले भी डिस्कस की थी हमने। इसमें जो है ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बायर्स को डिटेल देने में, स्कोप बनाने में। जो प्रोक्योरमेंट SOW है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, उसको बहुत डिटेल में बनाना पड़ेगा, सारी रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेंगी, है ना दोस्तों, तभी उसका प्राइस निकल के आएगा ठीक सा। बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो दूसरा हमारा कॉस्ट रियम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है उससे तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो पूरा नहीं हो पाता, कभी भी इनकम्प्लीट होता है। और इसी को जो है हमारा जो एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स को जो है वो रिस्क के फॉर्म में लेता है और उसका प्राइस बढ़ा देता है। तो ओवरऑल प्राइस जो है बढ़ जाता है। जो सेलर है यानी कि मैं हूँ, जो मैं ट्राई करूँगा कि प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज़ आउट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालूँ। सॉरी, जो सेलर होगा, सॉरी मैं तो बायर हूँ। जो सर्विस सेलर है वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट निकालना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने उसको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट निकालना चाहेगा। कैसे निकालेगा, चेंज ऑर्डर्स चेंज ऑर्डर्स भेजेगा। अगर उसको लगेगा ना बाद में कि इन लोगों ने तो मुझे मतलब ठीक से नहीं पे किया, कंपनसेशन इज़ नॉट करेक्ट, फिक्स प्राइस है, और तो वो चेंज ऑर्डर बना के भेजेगा। और
उसके लिए जो है ये अंडर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो हमें ध्यान रखना होगा सेलर का। डिसएडवांटेजेस होती हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की है। सो दोस्तों, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा, जिसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जैसे पेंटर हो गया, मान लो कोई पेंटर हो गया, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एडवांटेज तो यही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी बन जाता है। और इसमें जो है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का भी एलिमेंट होता है और कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट का भी एलिमेंट होता है। ठीक है दोस्तों। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन ही होती है जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया जा सकता है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। और इसमें जो है मॉनिटरिंग बहुत करनी पड़ती है, काम करने वाले की कंट्रोल बहुत करना पड़ता है बायर को। और इसमें जो है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, सेलर है, उसके पास उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है कि जब वो कंट्रोल करता है कॉस्ट को, मतलब जब वो एक्चुअल कॉस्ट को कम कर देता है एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता है इसमें। टाइम एंड मटेरियल का एग्जांपल हमने शेयर किया था। एक इलेक्ट्रिशियन को हायर करते हैं, उसको $30 पर आवर का देते हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ में उसको जो है जो केबल्स खरीद के लाता है, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर जो है उसको 10% मतलब एक्स्ट्रा देते हैं हम लोग। मतलब वो केबल्स जो है वो अपने एंड से खरीद के ला रहा है ना, तो उसकी केबल की तो कॉस्ट होगी होगी, लेकिन उसमें अगर वो सेविंग करवाता है हमें, तो उसको उस सेविंग का भी हम कुछ परसेंट दे देते हैं। सो दोस्तों, बात करें कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है प्लस फ़ी भी होती है, एडिशनल इंसेंटिव हो गया, अवार्ड हो गया। सो एडिशनल फ़ी देते हैं हम उसको, पैसा बचाने पे भी फ़ी देते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सो इसमें एडवांटेज जो है वो है कि ये लेस कॉस्टली होता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत महंगा होता है। और ये जो है इसमें, क्योंकि स्कोप अनसर्टेन होता है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्टिंग का पता चलता है। तो एक ये भी इसका एडवांटेज हो गया कि जब हमें नहीं पता कि हमारा स्कोप मतलब अनसर्टेन है, स्कोप क्लियर नहीं है, तो इसमें जो है बेसिकली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांटेज होगी। डिसएडवांटेज है ये है कि बायर के लिए रिस्क है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बायर के लिए क्या रिस्क है, कॉस्ट कभी भी बढ़ सकती है। ठीक है, बायर को जो है इनवॉइस ऑडिट करते रहना पड़ता है सेलर के साथ। जो भी सेलर इनवॉइस देगा वो ऑडिट करते रहना पड़ेगा। क्लोज वॉच रखना पड़ेगा कि कॉस्ट कैसे कैसे खर्चे हो रहे हैं प्रोजेक्ट के दौरान। और ज़्यादा काम करना पड़ेगा बायर को ये ध्यान रखने में, मैनेज करने में, कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होगा उसमें। ठीक है दोस्तों। तो ये है कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एडिशनल रिम्बर्स फी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, या फिर अवार्ड देते हैं, या फिर जैसे कि काम के पैसे तो दिए उसको, और काम के पैसे के साथ साथ जो है उसको कॉस्ट कम करने के, जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम करने का जो इंसेंटिव है वो भी देते हैं उसको, सेविंग करने के लिए इंसेंटिव देते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, देखते हैं किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे रिस्क ज़्यादा है किसके लिए। तो फिक्स प्राइस में हम समझ पा रहे हैं कि सेलर के लिए ज़्यादा होगा, जो एक्सटर्नल एजेंसी है उसके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि एक फिक्स प्राइस है, पहले से हमने डिसाइड करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट करने से पहले। तो सेलर को जो है हो सकता है कि ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े। जो कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें इंसेंटिव फ़ी वगैरह देने पड़ते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। तो दोस्तों, बायर मतलब जो सर्विस लेने वाला है उसको सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ सकती है उसको। ठीक है, अगर कॉस्ट बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ता है, तो उसको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहले से फिक्स नहीं है कॉस्ट। दोस्तों, अब देखते हैं जरा पॉइंट ऑफ टोटल एजम्पशन क्या होता है। सो एजम्पशन में जो है सबसे पहले आता है प्राइस। तो प्राइस होता है कि जो अमाउंट सेलर चार्ज कर रहा है और बायर दे रहा है, मतलब जो कंपनी दे रही है एक्सटर्नल एजेंसी को, वो हो गया हमारा, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्राइस। और ये तो प्राइस हो गया जो पे कर रहे हैं हम।
अपने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर को या एजेंसी को। ठीक है, कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट होती है जो मेरा जो सेलर है या मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो बनाने की कॉस्ट ले रहा है, प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट ले रहा है, सर्विस की जो कॉस्ट ले रहा है, प्लस जो मेरे लिए मटेरियल खरीद रहा है उसकी कॉस्ट, तो वो सारी सेलर कॉस्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो सेलर कॉस्ट जो हो गई वो, प्लस अगर मैं सेलर का प्रॉफिट भी दे रहा हूँ साथ में, मतलब एक पर्टिकुलर फी दे रहा हूँ साथ में, दैट कुड बी अवार्ड और इंसेंटिव। ठीक है, तो सेलर की कॉस्ट और सेलर का प्रॉफिट जो है मेरी कॉस्ट हो जाएगी, बायर का प्रॉफिट, सॉरी, बायर की कॉस्ट हो जाएगी, मतलब मेरी कॉस्ट हो जाएगी। मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी? मुझे कॉस्ट पड़ेगी सेलर की कॉस्ट मिला के, सेलर का प्रॉफिट जो भी होगा, ये दोनों मिला के मुझे मेरी कॉस्टिंग पड़ेगी। मेरे को खर्चा जो पड़ेगा वो पड़ेगा सेलर ने जितना खर्च करा मटेरियल खरीदने में, और सेलर को जितना मैंने प्रॉफिट दिया। ठीक है, सेलर को जितना मैंने प्रॉफिट दिया प्लस सेलर के काम की जो कॉस्ट है, वो सब मिला के जो है मेरे को कॉस्ट पड़ेगी। मेरा खर्चा उतना होगा, जिसको बोलते हैं बायर कॉस्ट। सर्विस बाय करने की कॉस्ट मुझे इतनी पड़ेगी। सो सो दोस्तों, आगे जो हमारा होता है टारगेट प्राइस और टारगेट फी या प्रॉफिट ऑफ सेलर। तो टारगेट प्राइस जैसे कि पता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, एस्टिमेटेड प्राइस कितना होगा जब हम किसी को काम देंगे एक्सटर्नल एजेंसी को। सो एस्टिमेट फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में जो टोटल एस्टिमेट लगता है उसको टारगेट प्राइस बोलते हैं। तो ये तो एस्टिमेट हो गया। जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। जो एक्चुअली पैसा लगा उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, और जो फी पे करी उसको बोलते हैं टारगेट फी। तो टारगेट कॉस्ट भी मैं ही पे कर रहा हूँ एजेंसी को, और टारगेट फी भी मैं ही पे कर रहा हूँ। तो टोटल मैं क्या पे कर रहा हूँ? टारगेट प्राइस। ठीक है दोस्तों, और टारगेट प्राइस वो भी होता है टोटल प्रोक्योरमेंट का प्राइस जो मैंने एस्टिमेट करा है, पर उसी से मैं कंपेयर करता हूँ जो एक्चुअल टारगेट कॉस्ट है उसको। ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट या फी हो गया सेलर का प्रॉफिट, जो मैं सेलर को फी दे रहा हूँ, या जो सेलर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको दे रहा हूँ मैं। सो ये टोटल पार्ट होता है टारगेट प्राइस का, जो टारगेट प्राइस है उसका पार्ट होगा ये। सो दोस्तों, कॉस्ट सेविंग्स या कॉस्ट ओवररन जो होती है बायर और सेलर के बीच में, उसके रेशियो को बोलते हैं शेयरिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉस्ट सेविंग हो गया 80/20, तो उसको कॉस्ट सेविंग रेशियो बोल दिया कि कितनी सेविंग हुई। ठीक है, तो पहला नंबर जो होता है वो बायर होता है, दूसरा नंबर जो होता है रिलेटेड होता है सेलर से, सेलर का पोर्शन, बायर पोर्शन अपॉन सेलर पोर्शन। ठीक है दोस्तों, आगे आता है सीलिंग प्राइस। तो सबसे ज़्यादा प्राइस जो है, मैक्सिमम प्राइस जो एज अ बायर मैं देना चाहता हूँ, वो सीलिंग प्राइस हो गया, हाईएस्ट प्राइस। सो दोस्तों, अब एक नई टर्म आ गई है, पॉइंट ऑफ टोटल एग्जम्पशन। पॉइंट ऑफ टोटल एग्जम्पशन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सेलर जो है कॉस्ट बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर लॉसेस जो है स्टार्ट हो जाते हैं सेलर को, तो वो इस पॉइंट के बाद है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टोटल एग्जम्पशन। इसके ऊपर कोई भी कॉस्ट चली जाती है, अगर पॉइंट ऑफ टोटल पीटीए, पॉइंट ऑफ टोटल एग्जम्पशन से ऊपर कोई भी अगर कॉस्ट चली जाती है, तो वो ड्यू टू मिस मैनेजमेंट होता है सेलर की तरफ से, एजेंसी की तरफ से। सो दिस इज़ वाई सेलर जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करता है कॉस्ट को अगेंस्ट पीटीए। सो उनको मॉनिटर करने के लिए होता है पीटीए, वैसे थ्रेश होल्ड की तरह एक पॉइंट, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को और कॉस्ट को चेक में रख सकें। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक। सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सीलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्राइस। सीलिंग प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस जो बायर पे कर सकता है, वो हाईएस्ट प्राइस जो बायर पे कर सकता है, उसमें से माइनस कर देते हैं टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस जो होता है वो
एक्चुअल कॉस्ट जो बायर को पड़ती है, डिवाइडेड बाय बायर शेयर रेशियो। बायर का शेयर रेशियो जो है डिवाइड करते हैं उससे, फिर उस ओवरऑल जो कैलकुलेशन आती है उसको प्लस कर देते हैं टारगेट कॉस्ट से। टारगेट कॉस्ट में जो है फीस नहीं है, टारगेट फी नहीं हमने ऐड करी है, तो फार्मूला निकल के आ जाता है कि टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन। और ये जो टोटल पॉइंट ऑफ एग्जम्पशन है ये हमारा एप्लीकेबल उस कॉन्ट्रैक्ट पे होता है जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है विद इंसेंटिव फ़ी। इसमें हम एक इंसेंटिव फ़ी भी देते हैं, जैसे फिक्स प्राइस है और उस फिक्स प्राइस पे जो है हमने एक परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव फ़ी रख दी है। ठीक है, एक परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव फ़ी रख दी है हमने, तो उसके लिए वैलिड होता है ये। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि हम कब असेंबल करना शुरू करते हैं, जब हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्ट टाइप डिसाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क बन गया हमारा। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने पहले डिस्कस किए थे लेक्चर में। सो अभी जो है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो असेंबल करेंगे। सो बेसिकली यूज होता है दोस्तों, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो बताते हैं कि जो हमारा सेलर है या एजेंसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए जो है क्या करने की ज़रूरत है, क्या काम करना है, व्हाट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, करना क्या है। सो उसको क्लैरिफिकेशन जो है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट से मिलता है। सो फ्रेंड्स, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसमें प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क होना चाहिए कि हमें एजेंसी से क्या काम करवाना है। उसके बाद जो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वाई डू वी वांट टू गेट दिस वर्क डन फ्रॉम द एजेंसी, ये काम हम एजेंसी से क्यों करवाना चाहते हैं, वाई डू वी वांट टू गेट दिस वर्क डन। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिडर कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसके जो हमारी एजेंसी को रिस्पॉन्सेज भेजना है उसकी डेडलाइन के बारे में। सो उन प्रोसीजर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स एजेंसी कैसे जीत सकती है। ठीक है दोस्तों, देन जो उनको रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि रिस्पॉन्स कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें क्या टॉपिक्स होंगे रिस्पॉन्स में, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मींस फॉर्म्स का फॉर्मेट और ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा जो कि एजेंसी वाले जो है हमें भेजेंगे, बायर को भेजेंगे। और हम कैसे उनको सेलेक्ट करेंगे, तो सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी बायर जो है बताएगा, और बताएगा कि कैसे हम इवेल्युएट करेंगे रिस्पॉन्स जो आएंगे सेलर से। सो ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में होगा। सो दोस्तों, तीन तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। पहला जो है आरएफपी, दूसरा जो है आईएफपी और तीसरा जो है आरएफक्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सो दोस्तों, वी आर रिक्वेस्टिंग द एजेंसी फॉर सेंडिंग देयर प्रपोजल। ठीक है दोस्तों, आरएफपी भेजते हैं उनको और उसमें जो है सब डिटेल्स होती है कि काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो सेलर हमें एक्चुअली बताता है कि हम सारा जो काम आपने बताया है वो कैसे करना है प्रपोजल में, और अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस भी बताता है। ठीक है दोस्तों, और आरएफपी भेजते हैं हम लोग एजेंसी को ताकि वो ये सारी डिटेल हमें दे सके। फिर उसके बाद जो है इनविटेशन फॉर बिड भेजते हैं उसको, जब वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसको भेजते हैं इनविटेशन फॉर बिड, बिडिंग के लिए इनविटेशन भेजते हैं, तो आईएफबी इज इनविटेशन फॉर बिड। ठीक है दोस्तों, और उससे पूछते हैं कि इस काम की कॉस्ट कितनी होगी, इस काम का प्राइस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जब बिडिंग कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जो है सारे की सारी एजेंसीज जो हैं वो अपना अपना जो है बिड करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको इनविटेशन फॉर बिड हम भेजते हैं। सो अपना अपना प्राइसिंग बताते हैं वो एक्चुअल में
कि हम इस प्राइसिंग पे काम करेंगे, हम इस प्राइसिंग पे काम करेंगे। सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है फिर। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली प्राइस कोट के लिए पूछते हैं उनको। प्राइस कोट में जैसे प्राइस पर आइटम, पर आवर, पर मीटर क्या है उनका। सो वी आस्क द एजेंसी टू सेंड देयर कोटेशन बाय सेंडिंग देम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों एक ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट भेजने का फ़ायदा क्या है। सो दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट भेजने का फ़ायदा ये है कि सेलर जो है वो अपना रिस्पॉन्स कंप्लीटली भेजता है, एक्यूरेटली प्राइसिंग शेयर करता है, और ऐसा डॉक्यूमेंट भेजने से जो है, परफेक्ट डॉक्यूमेंट भेजने से जो है, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स भेजने से जो है, नंबर ऑफ चेंजेस भी जो है एक्सपेक्टेड होते हैं प्रोजेक्ट में वो कम होते हैं, डिक्रीज हो जाता है। सो ये सारी एडवांटेजेस है कंप्लीट और ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट भेजने के। सो दोस्तों हम देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सेलर है या एजेंसी है या कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, उसको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, और किस तरह की क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स बनाता है, उसकी पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, और क्या उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बेसिकली जो हमारा सेलर है उसको इवेल्युएट करने के लिए उसकी बिड्स हो गई, उसकी प्रपोजल्स हो गए जो उसने भेजे हैं, उसको इवेल्युएट करने के लिए जो है ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सो दोस्तों NDA साइन होता है बायर और सेलर के बीच में, ताकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जा सके और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ना हो। सो अगर वायलेट करते हैं कोई भी इस लाइक NDA को, कोई भी वायलेट करता है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो दोस्तों स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। सेम टाइप की जहाँ पे प्रोक्योरमेंट्स होती हैं वहाँ पे तो सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हमारी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सो दोस्तों कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं चेंजेस करने के लिए, डिलीशंस और एडिशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस में। ठीक है दोस्तों, उनको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस। और ये प्रोविजंस जो हैं ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट आ गई हो या कुछ रिस्क हो आगे, उस वजह से जो है ये चेंजेस, डिलीशंस, एडिशंस करने पड़ रहे हैं, या ये स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ रहे हैं टर्म्स और कंडीशंस में। सो एक सिंपल डॉक्यूमेंट भी होता है जो बायर सेलर को भेजता है विद अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए कि हम जो है आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। वी वांटेड टू बाय समथिंग फ्रॉम द सेलर। सो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। और ये कोई लाइक लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती इसमें, और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है, सिंपल एक लेटर होता है। सो प्रिविटी क्या होता है। प्रिविटी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो है दोनों पार्टीज के बीच में, उसी को प्रिविटी कहते हैं। सो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं ये देखते हैं ज़रा। सो उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का और प्रोक्योरमेंट मैनेजर का। और प्रोक्योरमेंट जो है वो कंडक्ट किया जाता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा और प्रोक्योरमेंट मैनेजर द्वारा। सो दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन में। कौन होना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजर। और उसको जो है सारी टर्म्स और कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो पता होनी चाहिए। सो कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है फॉलो करनी पड़ती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर को सारे कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है।
उसमें क्या क्या है। अगर कुछ भी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको पूरा करना पड़ेगा जब तक दोनों पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअली एग्री नहीं करती, ठीक है, और कोई ऑफिशियल चेंज इशू नहीं होता है, तब तक जो है सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, लीगल बाइंडिंग होगी। दोस्तों, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी टर्म्स लिखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी होनी चाहिए, एनफोर्स होनी चाहिए और फुलफिल होनी चाहिए। तो ये सब होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में। सो दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी कोई रिक्वायरमेंट या ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिस्टेड है वो फुलफिल नहीं कर रहा है दोनों पार्टीज में से कोई भी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उसको। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिप्लाई जो है कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को। और अगर सेलर फेल हो जाता है कोई आइटम जो है उसको डिलीवर करने में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर जो है उसको उसकी पेमेंट नहीं रोक सकता है। इंस्टेड उसको जो है फॉर्मल लेटर भेज सकता है जिसमें वो नोटिफाई कर सकता है कि अ, आपने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। सो जो रिस्पॉन्स होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो एक फॉर्मल इंटीमेशन के रूप में जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मल इंटीमेशन भेजना चाहिए, पेमेंट्स नहीं रोकनी चाहिए। सो दोस्तों, फोर्स्ड मेजर या फोर्स मेजर ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का। सो अगर कोई मान लो नेचुरल इवेंट हो जाता है, जैसे एक्ट ऑफ नेचर हो जाता है, जैसे स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसकी वजह से जो है कोई भी पार्टी अपना जो है ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको 1 महीने का स्केड्यूल डेडलाइन दे रखा है कि 10 घर बनाने हैं, लेकिन अचानक से जो है बाढ़ आ जाती है और सारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कंपनी लायबल नहीं है वो 10 घर बनाने के लिए विद इन द कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम फ्रेम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज आ गए हैं, बड़ी घटना हो गई है, नेचुरल जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ नेचर हो गया है, जिसकी वजह से जो है उतने टाइम फ्रेम में वो 10 घर नहीं बना सकता है और उसको डिलीवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो यूजुअली जो फोर्स मेजर्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं बाय गिविंग द टाइम एक्सटेंशन ऑन द प्रोजेक्ट। सो ऐसी चीज़ें जो रिजॉल्व होती हैं वो टाइम एक्सटेंशन दे के होती हैं। सो कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट जो होता है उसमें जो है हम एज अ बायर्स जो है सिलेक्ट करते हैं सेलर्स को बिडिंग प्रोसेस के बाद, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से compete करते हैं, बायर्स सॉरी सेलर्स जो है compete करते हैं एक दूसरे से और प्रपोजल सबमिट करते हैं, और हम देन उसको एवेलुएट करते हैं सारे प्रपोजल्स को, और उसमें से जो अ, एक जो हमारे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है या फिट कर रहा है उसमें, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट, जिसमें काफ़ी सारे जो एजेंसीज है वो compete करती है। तो दोस्तों, नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट वो होता है जिसमें हमें बिडिंग प्रोसेस वगैरह नहीं करना पड़ता, और इसमें जो है हम डायरेक्टली जो है सेलर से एंगेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली जो है सेलर से एंगेज करते हैं, एंड इसकी वजह से जो है सेव टाइम, मतलब टाइम जो है सेव हो जाता है और हमें जो है पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ये कब होता है? जब सेलर जो है यूनिक है, यूनिक सर्विस दे रहा है कोई, जो कि कोई और नहीं दे सकता और अकेला है उस फील्ड में। सो उनका प्रोडक्ट यूनिक हो सकता है, उनकी सर्विस यूनिक हो सकती है, उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो किसी और में नहीं है, वो यूनिक हो सकती हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा ऐसी इस टाइप का सेलर जो है एक ही है मार्केट में,
हु कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस जो हमें चाहिए। मतलब या तो एक सेलर है, या वो यूनिक है, या सेलर के पास ही वो प्रोडक्ट है, पेटेंटेड है प्रोडक्ट जो है, और किसी के पास नहीं है वो प्रोडक्ट। तो इस केस में जो है नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट हो सकता है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट, सेलर जिसके साथ हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और पहले भी उसके साथ काम कर चुके हैं, तो उसी को प्रेफर करते हैं और टाइम बचाने के लिए जो है उसको प्रेफर करते हैं। और उसके बाद जो है हम उसको जानते हैं पहले से, और इसलिए जो है हम पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, और सीधा जो है उसको एंगेज करना चाहते हैं कि वो सप्लाई करे प्रोडक्ट या सर्विस जो हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट। सिंगल सोर्स। सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि ऐसा सेलर जो कि एक ही है मार्केट में। सोल मतलब अकेला वही है मार्केट में। तो ऐसी कंपनी जिसने पेटेंट होल्ड कर रखा है वो भी हो सकती है और सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो सोल कंपनी हो सकती है। सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट बोलते हैं इसको। सो दोस्तों अब जान लेते हैं दूसरा बड़ा प्रोसेस जो कि प्लानिंग के बाद होता है, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हमको पता है कि हमें जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोक्योरमेंट के, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भेजने पड़ेंगे सेलर को। तो वो भेजते हैं सेलर्स को। फिर उसके बाद जो है सेलर जो है वो कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछता है जिसके आंसर हमें देने होते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क। सो प्रोजेक्ट के ऊपर उसके क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हम देते हैं, और जब उसको आंसर मिल जाते हैं फिर उसको रिस्पॉन्सेज भेजने होते हैं, तो हम उनके रिस्पॉन्सेज को रिव्यू करते हैं जो कि उनसे आते हैं, हमें सेलर से आते हैं। और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो सेलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और इसके आउटपुट क्या होते हैं, इसके आउटपुट है कि सेलर सेलेक्ट हो गया तो सिलेक्टेड सेलर्स, फाइनलाइज सेलर्स, और कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन हो गए दोनों के बीच में, तभी कंडक्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है उसको फाइनल मानेंगे। चेंज रिक्वेस्ट हैं अगर कुछ जो चेंजेस आते हैं, और रिसोर्स कैलेंडर्स फॉर सेलर्स कॉन्ट्रैक्टर्स। रिसोर्स कैलेंडर्स होते हैं इसमें आउटपुट के फॉर्म में, जो हमें मतलब मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर सेलर्स भी होते हैं और फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। रिसोर्स कैलेंडर मीन्स उनकी अवेलेबिलिटी कब कब है। तो दोस्तों अब ज़रा देख लेते हैं कि प्रोक्योरमेंट कंडक्ट कैसे होता है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की जाती है, मतलब स्प्रेड ऑफ वर्ड करना है अगर, तो जो अगर मैं बायर हूँ तो मेरे को अपनी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की या सर्विस की, सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट करने का मकसद होता है ताकि मैं अपने सेलर्स को अट्रैक्ट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सेलर्स को जो है मैं रीच आउट कर सकूं, बढ़िया और रेलेवेंट। ठीक है दोस्तों, तो एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत है। तो एडवर्टाइजिंग एक टूल है बेसिकली प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो आगे बात करते हैं क्वालिफाइड सेलर लिस्ट क्या होती है और प्री क्वालिफाइड सेलर लिस्ट क्या होती है। दोस्तों क्वालिफाइड सेलर लिस्ट या प्री क्वालिफाइड सेलर लिस्ट उन सेलर्स की लिस्ट होती है जिन पे रिसर्च की जा चुकी है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, उनका कंपनी बैकग्राउंड क्या है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं वो करने के बाद ही जो है एक सेलर को क्वालिफाई किया जाता है। वो क्वालिफाइड सेलर की लिस्ट में आ जाता है। जो बायर है उसके पास आइडियली एक लिस्ट होनी चाहिए सेलर्स की, क्वालिफाइड सेलर्स की, और लिस्ट में होंगे नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन सब सेलर्स के जो डील करती है उस प्रोडक्ट और सर्विस में जो आपको चाहिए, जो बायर को चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये लिस्ट जो है चेक की जा चुकी होगी और वेरीफाइड होगी। एक वेरीफाइड और चेक लिस्ट होगी सेलर्स की। अच्छा, ये लिस्ट होने का एडवांटेज क्या होता है,
इस लिस्ट का एडवांटेज ये है कि हमें जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, सेलर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैच से, अगर हमारे पास ये लिस्ट है। सो दोस्तों, सेलर्स सेलेक्ट हो गए, आइडेंटिफाई हो गए। अब क्या करना है? अब शॉर्ट लिस्टेड या सिलेक्टेड सेलर्स को जो है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद जो है बिडर कॉन्फ्रेंस होती है। बिडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें सेलर्स जो हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं बायर से अबाउट द प्रोजेक्ट। बिडर कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है? बिडर कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है कि सारे के सारे एजेंसी सेलर जो है एक जगह इकट्ठा हो सकें और उनकी क्वेरीज को आंसर किया जा सके, ताकि सबके पास जो है सेम इंफॉर्मेशन आ जाए प्रोजेक्ट के बारे में और इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। इसीलिए उनको इकट्ठा किया जाता है एक जगह। बिडर कॉन्फ्रेंस होने के बाद सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो है कंपाइल किए जाते हैं और सभी सेलर्स को जो है या जो बिड करने वाले हैं उनको भेजे जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सब लोग एक पेज पर हैं, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। सो बिडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बेनिफिशियल होती है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन होता है कि क्या काम करना है, क्या वर्क रिक्वायर्ड है, और जो सेलर है वो अपना प्राइस भी बताता है फॉर डूइंग द वर्क, अपना प्राइस बताएगा वो, तो इसीलिए बेनिफिशियल होती है। क्वेश्चंस और आंसर्स, बिडर कॉन्फ्रेंस के जो क्वेश्चंस और आंसर होते हैं वो सब कंपाइल किए जाते हैं, सब सेलर्स को भेजे जाते हैं प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, बेसिकली इंश्योर करने के लिए कि सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, so that they can develop their responses. So दोस्तों, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं प्रोक्योरमेंट कंडक्ट करने के लिए? बात करते हैं। जैसे कि बिडर कॉन्फ्रेंस हो गई, अब जो है सेलर्स जो हैं, जो भी सेलर्स हैं उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और उन्होंने अपने प्राइसिंग जो है वो बता दी, क्लैरिफाई कर दी। अब जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर करते हैं। अब उनका काम है अपने रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर करना। तो जैसे कि रिस्पॉन्स हो गया, सेलर रिस्पॉन्स हो गया, सेलर प्रपोजल बना रहा है, बिड बना रहा है, कोट बना रहा है, ठीक है, कोटेशन बना रहा है या फिर रिस्पॉन्स बना रहा है। बेसिकली वो अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है इस टाइम पे। तो इसको बोलते हैं कि सेलर प्रपोजल वो क्रिएट कर रहा है, या कोट क्रिएट कर रहा है, या बिड क्रिएट कर रहा है, या रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर रहा है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो सकता है, तो इसके लिए टाइम चाहिए और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है उनको टाइम देना चाहिए, सो दैट दे कैन क्रिएट अ रिस्पॉन्स। और ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को इंक्लूड करना चाहिए स्केड्यूल के अंदर, ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल होता है उसमें डालना चाहिए, रादर देन पुटिंग इट सेपरेटली। अलग से डालने के बजाय पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप में इसको डालना चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज जो है सेलर्स क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज देखते हैं जो कि हमारे सेलर क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो हमने उनको भेजा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आरएफपी भेजा है, तो उसके लिए वो प्रपोजल भेजेंगे, रिस्पॉन्स में प्रपोजल क्रिएट करेंगे और भेजेंगे। अगर हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कोट भेजा है, आरएफक्यू भेजा है, तो वो हमें प्राइस कोट रिस्पॉन्स में भेजेंगे। ठीक है, अगर हमने इनविटेशन फॉर बिड भेजा है तो वो हमें बिड भेजेंगे रिस्पॉन्स में। क्या भेजेंगे? बिड। क्या भेजेंगे वो? बिड। जो भी हम प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट उनको भेजते हैं उसके रिस्पॉन्स में सेलर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रपोजल रिव्यू की, कैसे रिव्यू किए जाते हैं प्रपोजल। अब जो सेलर है उसने हमें प्रपोजल भेज दिया, बायर को रिव्यू करना है प्रपोजल, उसको एवेल्युएट करना है। तो बेस्ड ऑन सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है हम एज अ बायर जो है सेलेक्ट करते हैं सेलर को। क्राइटेरिया जैसे होता है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें
रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्टिंग अ सेलर फॉर द प्रोजेक्ट होती हैं, जो कि हमने प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में प्लानिंग के दौरान जो है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए सेलर को जो है बायर जो है वो उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, और या फिर बेस्ड ऑन लाइक द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता है, या फिर सेलर को बोल सकता है कि तुम मुझे एक प्रेजेंटेशन दो, या फिर सेलर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मतलब कुछ शॉर्ट लिस्टेड सेलर को बुला के बोल सकता है कि प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, या फिर 3-4 सेलर हैं या मल्टीपल सेलर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं टू सेलेक्ट अ सेलर। तो दोस्तों कैसे इवेलुएट करते हैं प्रपोजल को देख लेते हैं, प्रोसेस क्या है। तो प्रपोजल्स को इवेलुएट करते हैं क्वांटिटेटिवली, जिससे जो है कोई भी पर्सनल लाइकिंग या कोई भी बायस नहीं होता है, वो सब हट जाता है। सो क्वांटिटेटिव प्रोसेस यूज़ करने से जो है आप सेलर के प्रपोजल को रिव्यू कर सकते हो और इवेल्युएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, या फिर अलग अलग क्राइटेरिया से भी कर सकते हो। सो वेटिंग सिस्टम होता है, वेटिंग सिस्टम से जो है हम सेलर को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू द सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, अलग अलग वेटेज दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्कोर आएगा उसको कंपेयर कर सकते हैं, हर कंपनी के लिए हर सेलर के लिए एक स्कोर आएगा, उसको जो है बेस्ड ऑन दैट वी कैन सेलेक्ट द सेलर। अब इसमें मैं एक देख रहा हूँ टेबल है सेलर नंबर 1 के लिए, और सिलेक्शन क्राइटेरिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को 40% वेटेज दिया गया है, टेक्निकल नॉलेज उनकी जो है 30% वेटेज दिया गया है, और बाकी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल उसको 20%। तो यानी कि 90% वेटेज हो गया। और सेलर रेटिंग आउट ऑफ 100 दी गई है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को 60 दी गई है आउट ऑफ 100, टेक्निकल नॉलेज को 70 दी गई है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को रेटिंग दी गई है 50। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रेटिंग दी गई है टेक्निकल नॉलेज को, और उसके बाद एक्सपीरियंस को। फिर स्कोर क्या है, स्कोर होता है वेटेज, जो जितनी वेटेज है ओवरऑल प्रोजेक्ट में, जैसे एक्सपीरियंस की वेटेज ज़्यादा है, वेटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेटिंग जो 100 में से निकल के आई है, तो हमें स्कोर मिल जाता है, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया का स्कोर मिल जाता है। तो हमें स्कोर मिला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में 24 मिल गया, टेक्निकल नॉलेज में मल्टीप्लाई किया तो 21 मिल गया, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में 10 मिल गया, सबको ऐड किया तो 56 मिल गया। सो हमारा सेलर 1 का जो एक स्कोर निकल के आ गया। तो इस तरह से हम सेलर 2 का, सेलर 3 का सबका स्कोर निकालेंगे बेस्ड ऑन दीज सिलेक्शन क्राइटेरियाज, और निकालने के बाद जो है कंपेयर करेंगे और देख लेंगे कि कौन से जो सेलर्स हैं वो मैच करते हैं हमारे क्राइटेरिया से। सो दोस्तों इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या होते हैं प्रपोजल रिव्यू करते टाइम। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट होते हैं कि अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाया था इन हाउस, उसकी जो कॉस्ट लगी थी उसको उससे कंपेयर करते हैं उस कॉस्ट को जो सेलर ने प्रपोज करी है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, कि वेदर जो हमारी जो कॉस्ट थी या फिर वेदर जो सेलर ने जो कॉस्ट कन्वे करी है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। तो इस तरह पता करते हैं अपने किए हुए प्रोजेक्ट से जो है उसके कॉस्ट से जो है कंपैरिजन करते हैं। सो दोस्तों सेलर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो एक स्क्रीनिंग सिस्टम बना देते हैं, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं प्रोजेक्ट के लिए, जिसके हिसाब से हम जो हमारे सेलर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों फिर आता है हमारा प्रपोजल रिव्यू करने का जो है एक और
तरीका। सो पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखी जाती है कि कैसे हम हमारे जो पुराने सेलर्स हैं उनसे कैसे लाइक डील किया गया था, उनसे जो डीलिंग थी वो कैसी थी। सो वो चीज़ें देखी जाती हैं बेसिकली जब हम कुछ अवार्ड करते हैं, लाइक वी अवार्ड द प्रोक्योरमेंट टू द पर्टिकुलर सेलर, तो उससे पहले ये देखा जाता है। फिर प्रेजेंटेशंस होती हैं रिव्यू के टाइम पे, तो सेलर्स को बोला जाता है कि आप अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करो फेस टू फेस सेशन के फॉर्मेट में। तो फेस टू फेस आप अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करो। तो इस तरह से जो है फाइनल सेलर जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने टॉप सेलर्स जो हैं वो तो शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, तो फाइनल सेलर को सिलेक्ट करने के लिए जो है उसको प्रेजेंटेशन या फेस टू फेस इंटरैक्टिव सेशन देने के लिए बोलते हैं।